हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 13 फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुआ था कि कौन सा राइट्स जो है वो ह्यूमन राइट्स होना चाहिए। इंडिया जो है वो भी इसमें साइन किया था। इंडिया इज़ अ सिग्नेटरी टू दिस डिक्लेरेशन। इट इंक्लूड्स सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, इसमें क्या क्या है, सिविल राइट्स भी है आपका और पॉलिटिकल राइट्स भी है। ठीक है, like right to life, right to liberty and privacy. It also includes social and cultural rights like the right to form association, social security, health, food and education. ठीक है, वही है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में क्या था कि इंडिया साइन किया था। इसमें सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हैं और सोशल और कल्चरल राइट्स भी हैं। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गया, हेल्थ हो गया, फूड हो गया, एजुकेशन हो गया, वो सब। ठीक है, अब आते हैं फंडामेंटल राइट्स क्या होता है। ठीक है, fundamental rights. The US Constitution is the first constitution that has been given constitutional status to fundamental rights. ठीक है, जो US है तो उससे पहला कंट्री था जो लाया था फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, द बिल ऑफ राइट्स वॉज अ रिकग्निशन ऑफ द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, छोड़ो इसका, हटाओ इसको। द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया आर बेस्ड ऑन द बिल ऑफ राइट्स ऑफ US कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो इंडिया का जो फंडामेंटल राइट्स है वो इसी के ऊपर बेस है। किसके ऊपर बेस है? जो आपका US के फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, मतलब क्या है, हम जो बोल रहे हैं फंडामेंटल राइट्स जो बोल रहे हैं उसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है? दिस राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स बिकॉज दे आर कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर एन इंडिविजुअल टू अटेन टू इट्स फुलेस्ट फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल स्टेचर। ठीक है, ये एक ऐसा राइट है जो एक इंडिविजुअल एंजॉय करता है ना। एक इंडिविजुअल को, एक इंसान को ज़रूरत है ताकि वो अपना प्रॉपर फंक्शनिंग, एक अपना स्टेचर मेंटेन कर सके। कैसे? फिजिकली मेंटेन कर सके, स्पिरिचुअली कर सके और इंटेलेक्चुअली कर सके। ठीक है, फिजिकल, स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल। फिजिकल, स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल। ठीक है, सो विदाउट फंडामेंटल राइट्स एन इंडिविजुअल मे नॉट बी एबल टू डेवलप हिज फुलेस्ट कैपेबिलिटी। ठीक है, तो इसके बिना एक इंसान अपना पूरा जो उसका कैपेबिलिटी है उसको डेवलप नहीं कर पाएगा। ठीक है, मे नॉट बी एबल टू डेवलप हिज फुल कैपेसिटी। ठीक है, फॉर दिस पर्पस ये बोला गया है फंडामेंटल राइट्स। इसको आप खुद भी लिख सकते हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन बींग के लिए, ताकि वो अपना फुल कैपेबिलिटी यूज़ कर सके, है ना। फिजिकली में सोच सके, इंटेलेक्चुअली हाईएस्ट सोच सके वो। ठीक है, और स्पिरिचुअली अपना वर्क कर सके हमारे अपने बॉडी के ऊपर। तो इसीलिए ये ज़रूरी है राइट्स, इसको हम लोग फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि नेचर क्या है, नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। द फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल इन नेचर। ठीक है, मतलब क्या है कि ये कोर्ट ऑफ लॉ में माना जाएगा। ठीक है, ये एनफोर्स किया जाएगा। अगर ये फंडामेंटल राइट्स अगर हार्म करोगे तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो क्लेम करने के लिए कि मेरा राइट्स यहाँ पे हार्म हुआ है। तो फिर वहाँ पे वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगा। नो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, नो हाई कोर्ट, है ना, अंडर आर्टिकल 32। इन केस ऑफ इस वायलेशन एन इंडिविजुअल कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कौन सा आर्टिकल थ्रू करेगा? वो 32। ठीक है, और हाई कोर्ट कौन सा आर्टिकल थ्रू करेगा? वो 226। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 रेस्पेक्टिवली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ हिज और हर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड इंडिविजुअल राइट्स। ठीक है, वो खुद का अधिकार है, खुद का राइट्स है, बिकॉज दिस राइट्स आर गिवन टू इंडिविजुअल। ठीक है, क्योंकि ये हर एक प्राणी को दिया गया है, आर गिवन टू इंडिविजुअल। दिस राइट्स आर होल्डिंग बैक द स्टेट। दिस आर द लिमिटेशन ऑफ द पावर ऑफ द स्टेट। ठीक है, मतलब ये है कि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, है ना, और कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, है ना, उसका जो पावर है वो किसी भी आम आदमी के फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट नहीं कर सकता। ठीक है, वो गलत हो जाएगा। कितने पावरफुल आप क्यों ना हो, कितना नेता बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट कर रहा है तो फिर आप डायरेक्ट उसके ऊपर केस कर सकते हो और केस सुना भी जाएगा। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट। दैट इज़ व्हाट द स्टेट इज़ एक्सपेक्टेड टू डू। तो इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट आ रही है, जो हमारे इंडिया गवर्नमेंट है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, वो फंडामेंटल राइट्स को देखते हुए सारे रूल एंड लॉ बनाएगा। ठीक है, जिस लॉ में, जिस रूल में, एक्ट में फंडामेंटल राइट्स का किसी का अगर वॉलेट हो रहा है तो फिर
वो लॉ नहीं माना जाएगा, वो तुरंत नल एंड वॉइड हो जाएगा, ठीक है। दिस आर द लिस्ट ऑफ राइट्स दैट आर एक्सपेक्टेड बाय द स्टेट। तो ये आगे दिया गया है कौन सा राइट्स जो है वो स्टेट के द्वारा एक्सपेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। राइट्स कैन नेवर बी अनलिमिटेड, ये भी हम पढ़े थे कि राइट्स जो है वो अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए, राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज़ भी होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए। आप सिर्फ राइट्स दे दोगे सोसाइटी में केओस हो जाएगा, एकदम हलचल मच जाएगा, भगदड़ मच जाएगा, है ना। बिकॉज अनलिमिटेड राइट्स विल ब्रिंग केओस इन सोसाइटी, ठीक है। तो राइट्स जो है ना वो कभी भी अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, है ना। एक रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए ताकि वो राइट्स सब लोग एंजॉय कर सकें और किसी को दिक्कत भी ना हो। Reasonable restriction can be imposed on fundamental rights. It is for judiciary to decide whether restriction imposed on fundamental rights are reasonable or not, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई राइट्स हम लोग ठीक है, राइट्स में हम लोग कुछ चेंजेस नहीं ला रहे हैं, इसमें इनका वॉलेट हो जा रहा है राइट्स, लेकिन ये राइट्स ज़्यादा रहेगा तो भी दिक्कत करेगा लोगों को, है ना, दिक्कत कर रहा है, इसलिए हमें ये ज़रूरी है ये राइट्स को चेंजेस मॉडिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, कौन गेम में आएगा, सुप्रीम कोर्ट आएगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट आके देखेगा कि ये राइट्स जो है वो रिजनेबल है कि इसमें रुकावट लाना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे वो क्लेम करेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन से ग्राउंड्स में राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है गवर्नमेंट, ठीक है। तो पहला क्या है, मेंटेनेंस ऑफ सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया जो है ना, इंडिया जैसे कि आपको ठीक है, आपको राइट्स है कि आप इंडिया के कोई भी पार्ट्स में घूम सकते हो, रोम कर सकते हो, देखने जा सकते हो, लेकिन जैसे इंडिया का जो आर्मी का जो भी रहता है, बटालियन रहता है ना, जो एयरफोर्स एयर बेस रहता है, तो वहाँ पे वो चाहेगी तो वहाँ पे वो रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ पे आम आदमी जाएगा तो क्या पता कोई और जाएगा तो वो वहाँ पे एक थ्रेट आ जाएगा ना, सिक्योरिटी रीज़न के लिए वो फिर वो मिला हो किसी अलग देश से मिला होगा, है ना, और वो क्या बोलते हैं टेररिस्ट हो सकता है वो आदमी, ठीक है। तो वो घूमने के बहाने जाएगा और वहाँ पे वो दिक्कत कर देगा, वो पूरा एयर बेस कौन सा लोकेशन है सब बता देगा। तो इसलिए ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न इंडिया जो है रेस्ट्रिक्ट कर सकती है लोगों को कि उस एरिया में आप नहीं जा सकते, ठीक है। दूसरा क्या है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड डिसेंसी, ठीक है। ये अगर एक पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना है ना, उसके मोरालिटी को मेंटेन करना है तो उसमें आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक केस हुआ था जैसे सेक्स वर्कर, ठीक है। सेक्स वर्कर को ऊपर हुआ था, एक लॉ आया था कि सेक्स वर्कर लोग बाहर ऐसे फ्रीली रोम नहीं कर सकते, नहीं घूम सकते। क्यों? क्योंकि जो सेक्स वर्कर है अगर फ्रीली रोम करेंगे तो हमारा इंडिया का जो डिसेंसी है, जो मोरालिटी है वो डाउन होगा। तो इसलिए सेक्स वर्कर के मूवमेंट में रेस्ट्रिक्शन आया था, ठीक है। सेक्स वर्कर के मूवमेंट में रेस्ट्रिक्शन आया था, ठीक है। टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, किसी इंडिया और यूएस, ट्रम्प, है ना, इंडिया और ट्रम्प का कोई अच्छा दोस्ती हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और यहाँ पे क्या करोगे आप, न्यूज़ वाले क्या करेंगे कि न्यूज़ में दिखाएंगे कि ट्रम्प ऐसा है, ट्रम्प को गाली बकेंगे, ट्रम्प को अनाप शनाप बोलेंगे। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें ट्रम्प को आकर गुस्सा और ट्रम्प और इंडिया का रिलेशन ख़राब हो जाएगा, तो फिर इसमें हमको भारी दिक्कत हो सकता है। इसीलिए कि अगर कोई इंसान दूसरे कंट्री को के बड़े बड़े पर्सनैलिटी को गाली बक रहा है तो वो वहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, ठीक है, ताकि वो फ्रेंडली रिलेशन जो है वो मेंटेन रह सके, ठीक है। इन केस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। अब देखो कोर्ट ने बोला है कि ये जो है आदमी जो एक्यूज्ड है वो गिल्टी है और उसको ये जेल होना चाहिए। वहाँ पे वो खड़े होकर सबको बकेगा कि ये सुप्रीम कोर्ट बेकार है, ये लोग बदमाश हैं, ये लोग जानबूझ को फंसा रहे हैं, ऐसे बोलेगा तो वो गलत बात है। आप कोर्ट के डिसीजन को आप कोर्ट के डिसीजन को के अगेंस्ट नहीं जा सकते, ठीक है। कोर्ट जो बोल दिया वो बोल दिया, ठीक है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इन केस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी आपका है, ठीक है। इन केस ऑफ डिफेमेशन ऑफ इंडिविजुअल, आप किसी एक इंडिविजुअल को कुछ अनाप शनाप नहीं बोल सकते हो, ठीक है, ताकि उसमें उसका डिसेंसी, उसका खुद का जो अभिमान है ना, वो सेल्फ रेस्पेक्ट है, वो हार्म ना हो जाए। अगर उसका सेल्फ रेस्पेक्ट हार्म होगा तो वो चाहेगा तो आपके ऊपर केस कर सकता है, ठीक है, इन केस ऑफ डिफेमेशन ऑफ इंडिविजुअल।
इन द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, जो कि SC/ST एक्ट होता है, ठीक है। आप SC/ST जो लोग हैं उनके ऊपर आप उनके ऊपर टिप्पणी नहीं दे सकते हो। अगर वो अगर चाहेंगे तो SC/ST एक्ट लगा देंगे और उसमें आपको जेल तक हो सकता है, ठीक है। तो ये हम पढ़े। पहला क्या था आपका, सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, है ना, और डिग्निटी। दूसरा क्या था आपका, दूसरा था क्या आपका, ये सिक्योरिटी एग्जाम्पल दे देना कि एयरफोर्स हो गया आपका, है ना, आर्मी बेस हो गया। और फिर दूसरा है आपका हाँ, दूसरा है पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड डिसेंसी, ठीक है। सिक्स याद रखना इसमें। थर्ड क्या है, फ्रेंडली रिलेशन, ट्रम्प याद रखना, ट्रम्प, ठीक है, ट्रम्प याद रखना इसमें, ट्रम्प। फिर क्या है, कोर्ट का है ना, कोर्ट का डिसीजन को आप कंडेम नहीं कर सकते, जो बोल दिया वो बोल दिया, ठीक है। फिर क्या, आप किसी इंडिविजुअल, इसमें याद रखोगे सेल्फ रेस्पेक्ट, ठीक है, सेल्फ रेस्पेक्ट याद रखना इसमें। और आता है SC/ST एक्ट, ठीक है, लास्ट। ओनली दोज राइट विच कन्वर्ट्स विथ नेचुरल राइट्स, ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स कैन बी एनफोर्स्ड अंडर आर्टिकल 32। एग्जाम्पल, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट, राइट अगेंस्ट आर्बिट्ररी डिसमिसल, ठीक है। जैसे कि जो राइट्स आपके फंडामेंटल राइट्स के अंडर आता है, ह्यूमन राइट्स के अंडर आता है और नेचुरल राइट्स के अंडर आता है, उसी को आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके क्लेम कर सकते हो, है ना। अब एक आता है लीगल राइट। लीगल राइट और फंडामेंटल राइट में डिफरेंस क्या है, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट्स था, फिर उसको 300A में लीगल राइट्स में लाया गया, ठीक है। इफ़ फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, अगर फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेट होगा तो वही है, भाई बात लिखा है कि इंडिविजुअल जो है वो 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और हाई कोर्ट में वो 226 के तहत जा सकता है। ये तो छोड़ो हटाओ, हम इसमें आते हैं। हाँ, ये तो अगर फंडामेंटल राइट्स होगा, लेकिन अगर वेयर एज इफ़ एनी अदर लीगल राइट्स, अगर लीगल राइट्स वायलेट होता है, देन द अफेक्टेड इंडिविजुअल हैज़ द राइट टू अप्रोच द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 बाय फाइलिंग अ रिट पेटिशन और अप्रोच द सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो कि हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, है ना, बाय फाइलिंग अ लीगल सूट, ठीक है। क्या बोल रही है कि फंडामेंटल राइट्स अगर हार्म होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। अगर लीगल राइट हार्म होता है तो आप सिर्फ हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। इसके साथ हमारा ख़त्म होता है चैप्टर 30 और हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे लेक्चर 14 फंडामेंटल राइट्स, जो कि प्रॉपर हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 12 से, ठीक है। आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16 ऐसे करते करते पूरा आर्टिकल 30 to 35 तक जाएंगे हम लोग, ठीक है। चलो, थैंक यू।